नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। एक्शन में नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया औचक निरीक्षण। थाना सेक्टर 142 का किया निरीक्षण। थाने में रख रखाव का लिया जायजा। संबंधित पुलिसकर्मियों को दिए दिशा निर्देश। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह औचक निरीक्षण किया उन्होंने थाने का और इस दौरान वो एक्शन में नजर आई। पुलिसकर्मियों को कमिश्नर ने दिशा निर्देश दिया है। एक्शन में नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया औचक निरीक्षण। थाना सेक्टर 142 का किया निरीक्षण। थाने में रख रखाव का लिया जायजा। संबंधित पुलिसकर्मियों को दिए दिशा निर्देश। एक्शन में नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह एक्शन मोड में नजर आ रही है और उन्होंने थाने में रखरखाव का जायजा लिया और संबंधित पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें नोएडा की है जहां पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और उन्होंने थाना सेक्टर 142 का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने थाने का जायजा लिया, वहां के रखरखाव का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं केंद्र सरकार के बजट को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट को हर वर्ग के लिए बेहतर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में सबकी सहूलियत को ध्यान में रखा गया है। साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा कि देश में पहले ही धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका है, तो अब पहले धार्मिक जनगणना होनी चाहिए, जिसके बाद जातीय जनगणना हो। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने केंद्र सरकार की बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए बजट को हर वर्ग के लिए बेहतर बताया और इसके साथ ही उन्होंने जनगणना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, तो पहले धार्मिक जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद जातीय जनगणना हो। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने केंद्र सरकार की बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कन्नौज में और उन्होंने इस दौरान बजट को बेहतर बताया और हर वर्ग के लिए कल्याणकारी बताया और इसके साथ ही कहा कि बजट पूर्ण रूपेण समावेशी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जातीय जनगणना की मांग हो रही है उस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ है, तो इसलिए पहले धार्मिक जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद में जातीय जनगणना हो। ₹19,700 करोड़ रुपए। गोवर्धन स्कीम 10,000 करोड़ रुपए। भारतीय प्राकृतिक खेती 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में सहायता देंगे, जिसके तहत 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एमएसएमई ऋण गारंटी 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। एक ऋण की लागत में 1% की ब्याज की कमी। डिजिटल भुगतान 91% वृद्धि। महिला सशक्तिकरण में महिला सम्मान बचत पत्र 2 वर्षों के जमा पर 7.5% ब्याज।
वहीं बजट को लेकर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महेश शर्मा ने बजट को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने इकोनॉमी के नए अध्याय लिखे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। नॉर्थ ईस्ट में गरीबों को सरकार ने घर दिया है। देश में 100% बिजली है। सरकार गरीब आदमी को इलाज मुहैया करा रही है और विश्व में सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट में अरबों रुपए के एमओयू साइन हुए हैं और इसके साथ ही सांसद महेश शर्मा ने बजट को गरीब कल्याण का बजट बताया। नोएडा से बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने मोदी सरकार की बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बजट की तारीफ की और बजट को गरीब कल्याण का बजट बताया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की ओर से उठाए गए तमाम कदमों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में देश इकोनॉमी में नए आयाम स्थापित कर रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में पीएम ने गरीब लोगों को घर दिया और महेश शर्मा ने यह भी कहा कि यह बजट गरीब कल्याण का बजट है और इससे समाज के हर वर्ग को और इसका फायदा मिल रहा है। आजादी के उन क्रांतिवीरों ने जिन्होंने आजादी दिलाई थी कि भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, आज हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। यह हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है और इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा मार्गदर्शन। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने बजट को गरीब कल्याण का बजट बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने केंद्र में मोदी सरकार के दौरान कई आर्थिक आयाम स्थापित किए गए हैं। वहीं रामपुर के भारत गार्डन में रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और मुख्य विकास अधिकारी नंदकिशोर कलाल तमाम अधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम रविंद्र कुमार ने सभी प्रधानों को साफ तौर पर समझाते हुए कहा कि प्रधान बनने का मतलब ये नहीं है कि वो खुदा बन गए। हमारा काम वहां पर मैनेजमेंट का है, हमारा काम वहां के लोगों का नेतृत्व करना है, वहां का शासक बनना नहीं है। ये बात अपने मन से निकाल दे कि आप राजा बन गए हैं और गांव में विकास का काम सेवा की भावना से करें। सेवा की भावना से गांव में जो जरूरी विकास कार्य होगा वो स्वयं करूंगा। अरे ठीक है। हमारा काम वहां पे मैनेजमेंट का है, हम वहां के लोगों के नेतृत्व करता है, वहां पे शासक भी लोग हैं। तो इस रोल को समझने वहां का सेवक हो तो सेवा की भावना से जो चीजें गांव के विकास के लिए आवश्यक है उसमें आपको रोड़ा नहीं अटकाना है। नहीं तो फिर इसमें भी हम व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेदारी तय करेंगे। अभी हम लोग इस पर रिव्यू करने जा रहे हैं इस वीक में। आप नंदकिशोर उसमें ये लिस्ट बनवाएगा कहां कौन प्रधान काम नहीं होने दे रहा और कोई पूर्व प्रधान भी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी फिर हम लोग एफआईआर करके जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। हमारे सभी वीडियो साहब, सभी एडवोकेट साहब और ये कार्यशाला का आयोजन जिनके उन्मुखीकरण के लिए किया जा रहा है, हमारे ग्रास रूट लेवल के डेवलपमेंट के मिशन के सारे सुप्रधान और हमारे सभी सेक्रेटरी और उनके साथ में आए हुए हमारे
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डीएम सर का। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो अध्यक्षीय भाषण होता है उसमें आमतौर पर बहुत ही मोटे बहुत ही जनरल वार्तालाप किया जाता है, लेकिन सर ने बहुत ही मेटिकुलस तरीके से बहुत ही माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हमको दिए हैं। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। 6 सब रजिस्ट्रार अफसरों के विरुद्ध चार्जशीट। एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। अरबों रुपए की जमीनों में फर्जीवाड़े का मामला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का मामला। 2022 में हुई 11,000 जीपीए की चल रही थी एसआईटी जांच। नियमों को ताक पर रखकर की गई थी जमीनों को जीपीए। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरबों रुपए की जमीनों में फर्जीवाड़े का मामला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का मामला। 2022 में हुई 11,000 जीपीए सब रजिस्ट्रार अफसरों के विरुद्ध चार्जशीट। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। अरबों रुपए की जमीनों में फर्जीवाड़े का मामला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में का यह पूरा मामला बताया जाता है। 6 सब रजिस्ट्रार अफसरों के विरुद्ध चार्जशीट। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरबों रुपए की जमीनों में फर्जीवाड़े का मामला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का मामला। 2022 में हुई 11,000 जमीनों की जीपीए का मामला। एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का मामला। 2022 में 11,000 जीपीए में एसआईटी की चल रही थी जांच। 6 सब रजिस्ट्रार अफसरों के विरुद्ध चार्जशीट। एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट। अरबों रुपए की जमीनों में फर्जीवाड़े का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर 6 सब रजिस्ट्रार अफसरों के विरुद्ध एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है। एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि नोएडा में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले में 6 सब रजिस्ट्रार अफसरों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जहां पर जमीनों की जीपीए की गई थी और जमीनों को जीपीए किया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान जमीनों में अरबों रुपए की जमीनों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। वहीं विंध्याचल क्षेत्र के देवराहा बाबा आश्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हनुमान जी की विधिवत पूजा आराधना किया। पवन पुत्र हनुमान की वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना कर 51 मन लड्डू का भोग लगाया। वेद एवं पौराणिक मंत्रों के बीच हनुमान जी की आराधना कर षोडशोपचार पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन और प्रसाद ग्रहण कर भागवत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माता विंध्यवासिनी के धाम में हाजिरी लगाई। मंदिर परिसर में ही विराजमान त्रिदेवियों का दर्शन पूजन कर नमन किया। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने निर्माणाधीन कॉरिडोर के निर्माण कार्य को भी देखा। इसके बाद उनका काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत विंध्याचल धाम के दौरे पर रहे जहां उन्होंने सबसे पहले तो पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना की। विधिवत पूजा अर्चना की आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने और उसके बाद उन्होंने माता विंध्यवासिनी के मंदिर में हाजिरी लगाई और वहां पर त्रिदेवियों के दर्शन किए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत विंध्याचल के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने माता विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। विंध्याचल धाम कॉरिडोर का निरीक्षण किया आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने और
आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने माता विंध्यवासिनी के दर्शन भी किए और मंदिर में त्रिदेवियों का दर्शन किया मोहन भागवत ने, और उसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां विंध्यधाम में उन्होंने भगवान पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने माता विंध्यवासिनी के मंदिर में हाजिरी लगाई और उनके दर पर भी मत्था टेका, और जहां पर आरएसएस चीफ ने त्रिदेवियों के दर्शन किए और उसके बाद मोहन भागवत का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। खबर महोबा से है, जहां पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। शहर में बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने 11 घंटे में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि टीवीएस एजेंसी, पेट्रोल पंप और क्रेशर व्यापारी संदीप साहू के घर चोरी हुई थी। सपा के पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के भाई हैं संदीप साहू, और पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद संगठित गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों को तब धर दबोचा जब चोर चोरी की रकम को आपस में बांट रहे थे। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की गई 92 लाख रुपए की नकदी, 469.44 ग्राम के सोने के जेवर बरामद किए हैं। और आपको बता दें कि पुलिस की कार्यक्षमता और एसपी ने अच्छे नेतृत्व की पीड़ित व्यापारी ने काफी प्रशंसा की है। ये हमारे जनपद का सौभाग्य है, मैडम का आगमन हुआ से पुलिस अधीक्षक महोदया का और उनकी पूरी टीम ने सतत रात भर सतत प्रयास करते हुए इस चोरी का खुलासा किया। ये हमारे जनपद के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जितना आपका कैश और जो है सोना चांदी गया था, तो कहीं ना कहीं पूरा जो है रिकवर हुआ है, क्या कहेंगे? पूरा क्या, लगभग पूरा है। महुआ पुलिस की आपकी तरफ से कितनी कितनी शुभकामनाएं? हमारी पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं हैं। आपकी टीम और थाना की टीम ये हमारे जनपद का सौभाग्य है, मैडम का आगमन हुआ से पुलिस अधीक्षक महोदया का और उनकी पूरी टीम ने सतत रात भर सतत प्रयास करते हुए इस चोरी का खुलासा। वहीं देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के जमुआ नंबर 2 में चोरों ने डॉक्टर के घर को निशाना बनाया और लगभग 7.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित डॉक्टर अपने पिता को इलाज के लिए गोरखपुर लेकर गया था। इसी बीच घर को सुनसान देखकर चोरों ने उसे निशाना बनाया। आपको बता दें कि देवरिया जिले में आए दिन किडनैपिंग, हत्या और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन किसी भी घटना का खुलासा नहीं हो पाता है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरी हुई है सर। कब चोरी हुई है? 27 के रात में 1:45 पे हमें सूचना मिली पड़ोसियों द्वारा कि आपका फाटक खुला हुआ है। क्या घर में कोई नहीं थे क्या? नहीं सर, पिताजी की तबीयत खराब थी, हम लोग गोरखपुर थे। वैसे उस दिन जिस दिन घटना घटी उसके एक दिन पहले डिस्चार्ज करके लाए थे, लेकिन हमारी तबीयत खुद कुछ ठीक नहीं थी, तो हम जो है कि रुक गए थे और आ नहीं पाए थे।
गरीब परिवार जा रही है, जिस विकास इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश आर्य है। उन्होंने दंपति को कार्यक्रम में उपस्थित आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही सरकार ने जोड़ों को उपहार इसकी 14 सीट और इतिहास पता चल रही और ये अधिकार जयपुर और उनकी टीम पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित के पुत्र और नगर पंचायत अध्यक्ष के पति भाजपा नेता पंकज दीक्षित ने एक बार फिर से अपना आपा खो दिया। और मामला किसान मेले के दौरान का है, जहां मेले के आयोजन में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और भाजपा नेता के बीच की और हाथापाई हुई और गाली गलौज हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहासुनी के बाद दोनों में हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित किसान मेले की यह घटना बताई जा रही है। बांदा के बिशंडा थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 48 घंटे पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की धारदार हथियार और लाठी डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने 48 घंटे के अंदर लड़की और उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 25 तारीख की रात में एक हत्या हुई थी, जिसका 26 तारीख को खेत में मिला हुआ था। ग्राम चंद्रायल थाना बिसंडा की घटना है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। घटना का सफल अनावरण 48 घंटे के भीतर कर लिया गया है, जिसमें मृतक की पुत्री ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर के कुल्हाड़ी डंडे से हत्या करवा दी थी। इसमें आला कत्ल, कुल्हाड़ी, डंडा और चाकू बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा मृतक का टूटा हुआ मोबाइल मृतक की पुत्री की निशानदेही पे बरामद हुआ है। इसमें इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा रहा है। मारने के बाद थाने में था, पुलिस के इर्द गिर्द घूम रहा था।
सीतापुर में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में सहारा निवेशकों की जमा धनराशि वापसी के लिए शुरू किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार में लिप्त सुब्रत राय समेत 8 लोगों पर सीतापुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आंदोलन में मिली इस सफलता में संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक और तमाम संगठन के लोगों ने, जिसमें महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह ने इसकी अगुवाई की और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत के बाद दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दोषी सिद्ध करने में तमाम अपने प्रयास किए और किसी भी क्षेत्र में निष्ठा और लगन के साथ शुरू किए गए आंदोलन में समय की तो कोई गारंटी नहीं होती, परंतु सफलता निश्चित ही मिलती है। कहना चाहता हूं कि सब लोग सारा इंडिया के विरुद्ध शुरू किया गया आंदोलन, निवेशक साथियों का जो जमा पूंजी थी उसको हड़पे हुए बैठे थे। इसमें गरीब तबके से जुड़े लोग, हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, वो तो सभी शामिल थे, परंतु उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। वहां पे जानकारी करने पे जब हम लोगों को पता चला कि 2,500 करोड़ रुपए सीतापुर और लखीमपुर जनपद का सहारा इंडिया ने लूट के रखा हुआ है और कोई भी सुनने वाला नहीं है, तो एक जागरूकता अभियान चला करके विगत 52 दिन से ये चल रहा था यहाँ पे धरना पे कार्यक्रम। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।